डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 11। रियांश के इस हरकत से अनन्या चिढ़ गई थी। आखिर इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई उसे इस तरह खींचने की। अनन्या, वो हेलो मिस्टर, तुम पागल वागल हो क्या? इस तरह बिना मेरी मर्जी के तुमने टच कैसे किया? और ये क्या भूतों की तरह अंधेरे में बैठे हुए हो? देखकर दिल मुंह को आ गया। अच्छा खासा नींद आया था, प्यारे प्यारे सपने जिसमें मैं क्यूट क्यूट खरगोश के बच्चों के बीच घिरी हुई थी, लेकिन तुमने घूर घूर कर उठा दिया। अनन्या चिढ़ते हुए रियांश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन उसकी बातों का कोई भी असर रियांश पर नहीं हुआ था। उसका दिमाग तो एक जगह ही अटका हुआ था कि उसने अभी अभी अनन्या को खरगोश का नाम लेते हुए सुना था जो उसके सपने में आए थे। उसने उन्हें क्यूट कहा। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई अनन्या के सपनों में आकर उससे चिपकने की? वो सिर्फ उसकी थी, जिससे चिपकने का हक सिर्फ उसका है और किसी का नहीं। रियांश सोचते हुए अनन्या की कमर को पकड़ उसे खुद से चिपका लिया और उसके गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ कर गुस्से से घूरते हुए अपने दांत पीसकर बोला, रियांश, तुम बिल्कुल चंद की तरह हो। नूर भी उतना, गुरूर भी उतना, और मुझसे दूर भी उतना। लेकिन अभी भले तुम मुझसे दूर हो, लेकिन बहुत जल्द मैं वो पल वो दिन भी लाऊंगा जब तुम और मैं हम हो जाएंगे, और फिर सिर्फ मैं तेरा आशिक और तू मेरी आशिकी। सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा। क्या पता था कि मोहब्बत ही हो जाएगी। मुझे तो सिर्फ तेरा मुस्कुराना अच्छा लगा था। रियांश ये सब बोलते हुए अलग ही नशे में डूब गया था। इस वक्त वो नहीं, उसके अंदर का नशा इसके सर चढ़कर बोल रही थी, जिसे सुनकर अनन्या की दिलो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। रियांश की बातें उसे डरने पर मजबूर कर रही थी। उसने कभी प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा था, ना कभी उसे लगा था कि किसी को उससे मोहब्बत भी होगा। लेकिन रियांश की ऐसी बातें सुनकर उसका दिल मुंह को आ गया था। उसकी धड़कनें जैपनीज बुलेट ट्रेन अंडरस्को की तरह स्पीड में दौड़ रही थी, जिसे रियांश भी आसानी से फील कर पा रहा था, क्योंकि अभी भी अनन्या उसी के गोद में उससे चिपककर बैठी हुई थी। हाँ, सदमे में थी वो। तेरे यहाँ मैंने प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा कभी, और देखो एक सन की साइको को मुझसे मोहब्बत हो गई। यही बाकी रह गया था मेरी लाइफ में। इसे कहते हैं आसमान से टपके और खजूर में अटके, और वहां से टपके तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए। अब मैं क्या करूंगी इस सन की आदमी का, जो किसी जोक की तरह चिपका हुआ है मुझसे? और भला एक मिनट में किसी को प्यार होता है क्या किसी से? और इसे कहाँ हुआ? मैंने तो इसे आज पहली बार देखा है। उफ, ये मुसीबत। अनन्या खुद में ही बड़बड़ा रही थी। हालांकि उसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे बोल रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी आवाज़ इतनी तेज थी जिसे रियांश आसानी से सुन सकता था। रियांश बेबी, तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात माननी है। मैं जो कहूँ वो करना है। और रही बात प्यार की, तो उसके लिए मिनट नहीं बस कुछ सेकंड की ज़रूरत होती है। और तुमने सीधा अपने नज़रों का तीर मेरे दिल के आर पार किया था। तो भुगतो अब, चालो, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। रियांश अनन्या को गोद में उठा, उसे वार्निंग भरी लुक देते हुए अपनी बात बोल उसके सर को सहला कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अनन्या उठकर बैठ गई। वो बहुत कंफ्यूज दिख रही थी। रियांश के इस रवैये से उसे बहुत डर भी लग रहा था। आरसी तरफ से वो कैद हो गई थी उसके कैद में। यही सब सोचते हुए अनन्या को कब नींद आ गई इसका पता ही नहीं चला। अगली सुबह 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 अनन्या की नींद दरवाजे पर किसी के दस्तक से खुली। कोई काफी देर से बाहर खड़ा दरवाजे पर नॉक कर रहा था, जिसे सुनकर अनन्या जल्दी से उठकर दरवाजे पर गई, जिसका लॉक पहले से ही खुली हुई थी। अनन्या ने दरवाजा खोला तो सामने एक सर्वेंट अपना सर झुकाए खड़ा था। मैम, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं। नीचे हॉल में बिग बॉस आपका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा है। उस सर्वेंट ने सर झुकाए हुए ही अपनी बात कही और जल्दी से वहां से चला गया। उसकी बात सुनने के बाद अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो उसने नहाकर एक येलो पिक्चू प्रिंटेड टी शर्ट और नीचे ब्लैक रिप जीन्स पहनी हुई थी। बालों को ड्राई कर उसे हाई पोनीटेल बना लिया था, जो हल्का हल्का मेसी था, जिस वजह से उसके कुछ छोटे छोटे बाल अनन्या के गोरे गालों को चूम रही थी। उस पर से नहाने की वजह उसके गाल लाल हो गए थे, जिसमें वो क्यूट के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। अनन्या ने मिरर में खुद को देख एक फ्लाइंग किस दी और कूदते हुए नीचे चली गई, जहां पहले से ही हेड चेयर पर शांति से रियांश बैठा हुआ था। उसके एक तरफ वाली चेयर पर ध्रुव सीरियल सा मुंह बनाए बैठा हुआ अपने सामने रखे उस बॉइल्ड खाने को देखे जा रहा था, जैसे वो खाना ना होकर जहर हो।
अनन्या के आते ही एक फीमेल सर्वेंट ने उसके लिए रियांश के दूसरी तरफ वाली चेयर खिसका दी। अनन्या आराम से उस पर बैठ गई। वैसे भी उसे बहुत भूख लगी थी तो उसे बस खाने से मतलब था, लेकिन जैसी उसकी नज़र खाने पर गई उसे जैसे सदमा लग गया, क्योंकि उसके सामने सिर्फ उबली हुई हरी भारी घास फूस पड़ी हुई थी, जिसे देख अनन्या ने अजीब सा चेहरा बना लिया। वही रियांश जो कब से उसके हर एक मूवमेंट पर नज़र रखे हुए था, उसने जब उसे ऐसे देखा तो उसने खुद से उसके प्लेट में खाना सर्व कर दिया। रियांश, ईट दिस, ये बहुत हेल्थी होता है हेल्थ के लिए। अनन्या, नहीं, मैं पतली ही ठीक हूँ, मुझे हेल्थी नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं खाऊंगी। रियांश ने अनन्या को जैसे ही उसे खाने का ऑर्डर दिया, अनन्या ने तपाक से उसके मुंह पर ही उसे मना कर दिया। वही रियांश, जिसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे या उसके बातों को इग्नोर करे या उसे पलटकर जवाब दे, अनन्या की बात सुनकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया था। ध्रुव भी अनन्या की बात सुनकर डर गया था। लगता है अब इसकी खैर नहीं है। एक तो पता नहीं क्यों ये राक्षस इस पर इतना रहम कर रहा है, लेकिन अब लगता है सारे रहमों करम तेल लेने चले गए हैं। शायद इस बेचारी लड़की की किस्मत खराब है। ध्रुव, जो पहले ही हैरान था रियांश के रवैये से, उसने जब अनन्या को उसकी बात का जवाब देते हुए सुना तो सौकड़ हो डरकर बोला, लेकिन तभी एक तेज बर्तन गिरने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई, जिसे सुनकर ध्रुव के साथ साथ सारे सर्वेंट्स भी कांप गए। एपिसोड 12। बर्तनों की आवाज़ सुनकर सभी नौकर ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली थी। ध्रुव तो बेचारा जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर रहा था ताकि उसे डांट न पड़े। तो वही रियांश अनन्या को बुरी तरह घूर रहा था, जिसने एक कॉकरोच को मारने के लिए उसके एक्सपेंसिव कॉस्टली प्राइसलेस प्लेटर को एक कॉकरोच मारने के लिए बिना सोचे समझे उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया था। और उसे मारने के बाद वो खुश तो ऐसे हो रही थी जैसे ना जाने कौन सा जंग जीत लिया हो। उसे देखकर रियांश को अपना सर पीटने का मन कर रहा था। वही ध्रुव, जो अपना खाना खत्म कर खुश हो गया था कि अब उसे डांट नहीं पड़ेगी, उसकी नज़र जैसे ही सामने खड़े अनन्या और रियांश पर गई, बेचारे का चेहरा देखने लायक हो गया। कहाँ उसने सोचा था कि अब भूकंप आएगा और बिना ऊपर देखे जबरदस्ती वो उबले हुए जहर जैसा खाना फिनिश कर दिया। और यहाँ तो अनन्या आराम से प्लेट से कॉकरोच मारकर खुद पर प्राउड फील कर रही थी। उल्टा उसने वो कॉकरोच पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगी। याया, मैंने कॉकरोच मार दिया, मुझे डराने आया था, अब देखो कैसे मारा पड़ा है, हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर पर चढ़ने की। अनन्या उस कॉकरोच को अपने एक उंगली से चाटा मारते हुए बोली और उसे ध्रुव के ऊपर फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही ध्रुव अपनी जगह से कूद पड़ा। तो वही रियांश अनन्या की हरकतों से गुस्सा और इरिटेट दोनों हो गया था। वो अपनी जगह से उठा और अनन्या को अपने कंधे पर उठाकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर कमरे में लेकर चला गया। इस बीच अनन्या किसी मछली की तरह छटपटा रही थी, लेकिन रियांश से छूटने में असहाय रही। नीचे ध्रुव और सेवन स्टेचू बने उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन इन सब का असर रियांश पर 1% भी नहीं हुआ। वो अनन्या को लिए कमरे में जाकर दरवाजे को जोर अंदर से लॉक कर दिया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि नीचे खड़े सेवेंस और ध्रुव ने अपने अपने कान बंद कर लिए। तो वही रियांश अनन्या को ले जाकर बेड पर फेंक वही खड़ा हो उसे घूरने लगा, जिसका असर अनन्या पर बिल्कुल नहीं हुआ। वो बिस्तर पर बैठ मासूम चेहरा लिए उसे ही अपनी बत्ती सी दिखाकर अपनी आंखें टिमटिमा रही थी। इस वक्त वो किसी छोटे से बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी, जिसे चाहकर भी रियांश इग्नोर नहीं कर पा रहा था। ना जाने ऐसा क्या था इस लड़की में जिसकी वजह से हर बार रियांश का गुस्सा झट से छू मंतर हो जाता। अब चाहे वो होटल का सीन हो या अभी जो नीचे हुआ, वो तो सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला था। लेकिन यहाँ देखो वो क्या कर रहा है, अपनी क्यूट सी खरगोश को घूर रहा है। क्या हो गया, अब मुझे ऐसे ही घूरते रहने का इरादा है? सबसे पहली बात कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो खाने में पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, चाउमीन, एक प्लेट बिरयानी, मीठे में गुलाब जामुन, पेस्ट्री और एक डेयरी मिल्क सिल्क, ड्रिंक में 4 बॉटल रेड वाइन मेरा फेवरेट है। मुझे अभी फ़िलहाल इतना ही खाने को चाहिए, बाद में देखेंगे अगर पेट नहीं भरा तो। अगर ज़्यादा मांग लिया तो कहीं तुम गरीब ना हो जाऊं। अनन्या अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने रियांश पर रहम खाकर कम खाना मांगा हो। वही रियांश उसके इतने बड़े लिस्ट को सुनकर सौकड़ हो गया था, हालांकि उसने अपने चेहरे से ज़रा भी जाहिर नहीं होने दिया। मैंने सोचा नहीं था ये पिद्दी सी लड़की इतना खाती होगी, इतना सब ला तो दूँ, लेकिन ये खाएगी किस पेट में? रियांश मन ही मन अनन्या को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए बोला और एक सर्वेंट को बुलाकर सब कुछ बनाने का ऑर्डर दे दिया। वो सर्वेंट जैसे ही नीचे जाकर मेन शेफ को ये सब बनाने के लिए बोला, वो सदमे में चला गया, क्योंकि आज तक रियांश ने इस घर में उबले हुए खाने के अलावा एक बार भी ऑयली खाना नहीं बनवाया था। अब चाहे उसके लिए ध्रुव कितना भी प्रोटेस्ट क्यों ना कर ले, और ना आज तक कोई लड़की आई थी इस घर में। और अब देखो बेचारों पर एक ही दिन में ना जाने कितने बम फोड़ दिए रियांश ने। वो शेफ जल्दी जल्दी सभी डिशेस के सामग्री तैयार कर उसे बना एक थाली में सजा दिया, जिसे लेकर 3 सर्वेंट ऊपर कमरे में चले गए।
उस खाने को अनन्या ने मात्र 15 मिनट में ही साफ चट कर दिया था, जिसे रियांश अपना सर पकड़े देख रहा था। अब वो सब खाने के बाद रेड वाइन का 2 बीटल घटक कर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आज लास्ट बार था जब मैंने तुम्हें ये खाना खाने दिया, अगली बार से तुम वही खाओगी जो मैं कहूँगा। अब से तुम्हारा रेड वाइन भी बंद, ये जंक फूड चॉकलेट्स वगैरह सब बंद। रियांश अनन्या के चेहरे के पास झुकते हुए उसके कानों के बिल्कुल पास आकर धीमी आवाज में बोला। उसके इस हरकत से अनन्या सिहर सी गई। उसने तुरंत रियांश को खुद से दूर किया और उससे दूर हो अपने नाक सिकुड़ते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम होते कौन हो? मुझे ऑर्डर देने वाले? मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ वो खा पी सकती हूँ, जैसे चाहूँ वैसे जी सकती हूँ, मुझे कोई रहना नहीं है तुम्हारे साथ। मुझे तो ये अब तक ये भी नहीं पता कि तुम्हें मुझे यहाँ रखा क्यों है, किस लिए? इसलिए ना क्योंकि मैंने तुम्हें किसी का खून करते हुए देख लिया था। देखो, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं और ना मैं किसी से कहूँगी, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे परिवार वाले कितना परेशान होंगे। अनन्या शुरू में तो गुस्से से बोली थी, लेकिन बाद में उसकी आंखें नम हो गई। वो यहाँ कैद नहीं रहना चाहती थी, उसे कुछ करना था, लेकिन वो तो यहाँ पर कैद थी। अगर वो बाहर होती तो आज इंटरव्यू था उसका। इतना अच्छा मौका उसके हाथ से चला गया। लेकिन अनन्या की बातों का असर रियांश पर जरा भी नहीं हुआ था। किसने कहा कि उसने अनन्या को इसलिए रखा था क्योंकि उसने उसे किसी का खून करते देख लिया था? अगर ऐसा होता तो वो किसी को बताती भी तो कौन यकीन करता? उसका कोई भी नहीं। अनन्या उसकी जिद और जुनून थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। इस 2 दिन में उसे पागल कर दिया अनन्या ने। अब तो उसे डर लगने लगा था, कहीं अनन्या उसे छोड़कर चली गई तो हमेशा के लिए वो कैसे रहेगा उसके बिना। उसकी बातों को सुनकर रियांश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला गया था। भले ही वो कुछ भी करे, कुछ भी कहे, लेकिन वो सिर्फ उसकी थी। बेबी गर्ल, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि ये जिंदगी तुम्हारी है। नहीं, ये जिंदगी तुम्हारी थी मुझसे मिलने से पहले, लेकिन अब तुम्हारे जिस जान, तुम्हारी हंसी पर, तुम्हारे आंसू पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हें रुला भी मैं सकता हूँ और हंसने की वजह भी मैं ही बनूंगा। और अगर हमारे बीच किसी ने आने की कोशिश की तो वो जान से जाएगा। और क्या कहा था तुमने मैं कौन होता हूँ? इसका जवाब भी बहुत जल्द मिलेगा, वो भी पूरे हक के साथ। रियांश अनन्या के बालों को पकड़कर उसके गालों को दबाते हुए गुस्से से दांत पीस कर बोला और वहां से उसे उसी हालत में छोड़कर बाहर चला गया। उसकी इस हरकत की वजह से अनन्या बुरी तरह डर चुकी थी। वो खुद को खुद में समेटे सुबक सुबक कर रोए जा रही थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो यहाँ से निकल कर रहेगी। कैद तो बिल्कुल नहीं होगी। इससे पहले कि ये आदमी उसके साथ कुछ करे, वो यहाँ से दूर चली जाएगी। एपिसोड 13। अनन्या, जो रियांश के उस रवैये के बाद भी आराम से सब भूल कर उसे कोसते हुए आइसक्रीम खा रही थी जो अभी अभी ध्रुव उसे देकर गया था। अनन्या के दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि कैसे रियांश ने उसके नन्हे से जबड़े को बेरहमी से दबाया था। उस नालायक बदतमीज की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ट्रीट करने की? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। एक नंबर का नामाकूत है वो, सकल गेंडे जैसी हो, पता नहीं खुद को समझता क्या है। भूसक बंदर कहीं का। अनन्या रियांश को मन ही मन कोसते हुए पूरा आइसक्रीम खा गई। इस बीच उसे अपने ऊपर किसी की गहरी नजरें बराबर महसूस हो रही थी। जिंदल कॉर्पोरेशन। अपने ऑफिस के अंदर अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा रियांश अनन्या को देख रहा था। अब उसे ये एहसास हुआ था कि अभी अभी वो कितनी बड़ी गलती करके आया है। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी जाना कहीं उसके पास आने के बजाय दूर ना हो जाए। आई एम सॉरी जाना, लेकिन सच में मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम हो कि हमेशा मुझे गुस्सा दिला देती हो। आई नो अभी नया है सब तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अब तुम्हारी दुनिया में ही हूँ। अब ये बात तुम अपनी मर्जी से मानो या ज़बरदस्ती से, लेकिन मानना तो पड़ेगा। रियांश अपने लैपटॉप पर अनन्या के चेहरे पर उंगली चलाते हुए जुनूनियत से बोला। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, जिसे सुनकर रियांश हमेशा की तरह अपने भारी भरकम आवाज़ में कठोरता से बोला, कमी इन। उसके परमिशन देते ही ध्रुव और उसके साथ 2 लोग और ऑफिस में एंटर हुए, जिन्होंने काले कपड़े से खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक ढक रखा था। ध्रुव बॉस ईशा और कवीन मिशन कंप्लीट कर वापस आ चुके हैं, साथ ही श्रवण भी, लेकिन उसका कहना है कि जब तक आप उसे जाकर शाबाशी नहीं दोगे वो इस ऑफिस में कदम नहीं रखेगा। ध्रुव इस वक्त बिल्कुल प्रोफेशनली रियांश बातें रहा था। उसकी आवाज़ में सीरियसनेस थी, बिल्कुल रियांश की तरह। खैर, उसकी बात सुनकर रियांश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। शाबाशी? ठीक है, ज़रूर मिलेगा शाबाशी, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छे से शाबाशी मिलेगा। रियांश जिंदल के स्पेशल वे में जैसे वो सबको देता है शाबाशी। रियांश शाबाशी शब्द पर जोर देते हुए अपने माथे को खुजलाकर बोला। उसकी बात सुनकर ध्रुव, ईशा और कवीन ने अफसोस के साथ अपना सर हिला दिया। इंट्रो। ईशा चड्ढा, उम्र 24 साल, रियांश की पहली खास आदमी। अंडरवर्ल्ड में सभी लेडीज गैंगस्टर माफियाज को हैंडल कर उन्हें धूल चटाने वाली सबसे खास लेडी गैंगस्टर है, जिसने आगे जाकर रियांश के गैंग के साथ कोलाबोरेट कर लिया।
कविन अहलूवालिया उम्र 27 साल अंडरवर्ल्ड में रियांश के इंटेलिजेंस एजेंसी को हैंडल करने वाला सबसे बड़ा हैकर जो बैठे बैठे सभी सिस्टम को चुटकियों में हैक कर देता है। अब तीसरा खास आदमी या फिर हम उसे नौटंकी भी कह सकते हैं जो हमेशा रियांश के सर पर तांडव करता रहता है, श्रवण जिंदल। ये अनाथ है जिसे रियांश ने अपना सरनेम दिया है। बचपन में ही जब श्रवण 5 साल का था तब वो रियांश को झाड़ियों में मिला था जख्मी हालत में, और तब से ही रियांश उसे अपने पास रखता है। घर में सबसे छोटा होने की वजह से सबका लाडला भी है, लेकिन फिर भी ये रियांश के सर पर तांडव करता है क्योंकि उसे मजा आता है। स्वभाव से चुलबुला है लेकिन सिर्फ अपनों के सामने, बाकियों के लिए वो हमेशा सीरियस चेहरा लिए, कठोरता भरे आवाज और बिना किसी इमोशन की आंखें। वो तब भी हैंडसम बहुत लगता है। अब भाई हो भी क्यों ना, आखिर भाई है तो। रियांश का ही उम्र इनकी 23 साल। खैर शाम का वक्त हो चला था जिस वजह से ऑफिस का काम खत्म कर रियांश घर जाने के लिए निकालने वाला था, लेकिन ईशा, ध्रुव और कवीन की जिद की वजह से वो क्लब चला गया। कुछ देर बाद ड्यूओ नाइट क्लब। रियांश बैठा बैठा अब तक कई पैग लगा चुका था, लेकिन अब भी उसे उतनी नहीं चढ़ी थी जितनी ध्रुव और ईशा को चढ़ गई थी। वो तो फिर भी ठीक थे, लेकिन कवीन तो पी पी कर टल्ली हो गया था, उससे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। उन्हें देखकर रियांश बुरी तरह इरिटेट हो गया था। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देकर उन्हें घर लेकर जाने को कह दिया और खुद कार की चाबी लेकर बीच की तरफ निकल गया। तो वहीं अनन्या अब तक रात का खाना खाकर बालकनी में खड़ी थी। उसने एक वाइट कलर का लूज टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहन रखा थे। बालकनी में काफी ठंडी हवा चल रही थी जिस वजह से अनन्या ने खुद को खुद में ही समेटे हुए गले लगाया हुआ था। इस वक्त उसे ना जाने क्यों सबसे ज्यादा रियांश की याद आ रही थी। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर अजनबी, क्या कहूँ मैं तुम्हें, आज 2 दिन हो चुके हैं और अब तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि आखिर तुम हो कौन। क्या सच में तुम्हें मुझसे इतना प्यार है या सिर्फ मैं तुम्हारा जुनून हूँ? क्यों कैद कर रखा है तुमने मुझे? अनन्या आंखें बंद किए रियांश को फील करने की कोशिश करने लगी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रही है, क्यों खिंची चली जा रही है वो रियांश की तरफ। दूसरी तरफ बीच पर अपनी कार पार्क किए रियांश उसके बोनट पर लेटा हुआ आसमान में देख रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, तुम में आखिर क्या है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे साथ रहने की, तुम्हें अपने करीब रखने की तालब होती है। ये तुम्हारी गलती है जो तुम इस माफिया की नज़रों में आ गई। अब जब इस अंधेरे में कदम रखा है तुमने तो यही कैद रहना पड़ेगा, या फिर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी, वो भी प्यार से। तुम्हें मैं खुद के लिए इतना पागल बना दूंगा कि तुम्हारा मेरे बिना सांस लेना भी किसी सजा से कम नहीं होगा। इस रियांश जिंदल के काली दुनिया की मलिका बनोगी तुम। रियांश आसमान में देखते हुए अनन्या को याद करके बोला। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।